स्वागत है आपका शीतल पी सिंह जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। आज हम लोग एक संगीन समय में ये चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ एक बेहतरीन बहुमत प्राप्त कर चुका है। 2010 जैसा उसने बहुमत प्राप्त कर लिया है। लेकिन 2010 के बहुमत के पीछे केवल नीतीश कुमार का काम था। इस बहुमत के पीछे नीतीश कुमार की पुरानी प्रतिष्ठा है, दाम है और साथ में साजिश है। तो पुरानी प्रतिष्ठा, दाम और साजिश का मिला-जुला नतीजा ये दिखाई पड़ता है। अब इस वक़्त जब मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ, ये कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, तो उस वक़्त 10 बज के 10 मिनट होने जा रहे हैं, 10 बज के 9 मिनट हुए हैं। और अभी तक की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार में, ये किसी को नहीं पता है। नीतीश कुमार के समर्थक पत्रकार लोग जो हैं, वो बाहर सब जगह चैनलों पे ये कहते हुए घूम रहे हैं कि नीतीश कुमार के अलावा और कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार के खासुल खास उनके दाएँ हाथ ललन सिंह, जिनका एक पैर भाजपा की नाव में रखा रहता है, उन्होंने ये वक्तव्य तो दिया है कि मुख्यमंत्री पद के ऊपर कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम उन्होंने भी नहीं लिया है। जब पिछली बार अमित शाह ने कहा था कि विधायक चुनेंगे, तब भी उन्होंने अमित शाह का समर्थन किया था और कहा था कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसी के मुताबिक होगी। तो मेरा ये अनुमान है, मैं कहूँगा कि मेरा ये आकलन है, भाजपा इस वक़्त एक खास तरह का ऑपरेशन लोटस चला रही है। ये ऑपरेशन लोटस किसी सरकार को तोड़ने के बारे में नहीं है, कोई विधायक खरीदने के बारे में नहीं है ऑपरेशन लोटस। ये ऑपरेशन लोटस नीतीश कुमार को दबाव डालकर, समझा-बुझाकर किसी भी तरीके से यह मनाने के बारे में है कि आप मुख्यमंत्री न बनना स्वीकार कर लीजिए, ताकि हम अपना मुख्यमंत्री बना पाएँ। उसके लिए उनके निवास स्थान में लगातार लोग जा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। सम्राट चौधरी एक बार जाके आ चुके हैं, दलहन सिंह जाके आ चुके हैं, संजय झा आके जाके आ चुके हैं। यानी भाजपा के लोग भी जा रहे हैं। अब सम्राट चौधरी उनके बिरादर हैं, वो कुर्मी भाई हैं उनके। वो जाके और उसके बाद उन्हीं के संगठन के 2 नेता जो कि भाजपा के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जाके आ चुके हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा बहुमत हासिल करने के बाद में और ख़ास तौर से उस व्यक्ति को जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया घोषित रूप से और जो इस चुनाव का हीरो है एक तरह से देखा जाए, उसको कैसे मुख्यमंत्री की पद कुर्सी से हटाया जाए, उसको बगावत भी ना करने दी जाए, पलटी भी ना मारने दी जाए, इसके लिए एक ऑपरेशन लोटस चल रहा है। ये तो मेरी सूचना है और अगर इसमें आपको कोई दम लगती है, तो फिर आप इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करें। नहीं, आपकी सूचना बिल्कुल सटीक है। सिर्फ इतना मैं इसमें कहूँगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, ये सही है, लेकिन इसे पूरा आयोजित किया है भाजपा ने, संयोजित और आयोजित भाजपा ने किया है और असाधारण रूप से किया है। वो सिर्फ नीतीश कुमार तो अपनी 101 सीटों पर लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी 243 सीटें लड़ रही थी या लड़ा रही थी, उसमें नीतीश कुमार की 101 सीटें भी शामिल थी और वो ये पूरी कोशिश कर रही थी कि एक, उसको अपना तो पता था क्योंकि चुनाव आयोग, उसने कानून ऐसा बना लिया है, चुनाव आयुक्त ऐसा नियुक्त कर लिया है कि वो लगभग उसके एक दफ्तर की तरह काम कर रहा है। उसको वो सारी सूचनाएं नहीं, उसके आदेश वहां से आयोग से निर्गत होते हैं, योजना उसके यहाँ बनती है और अब उसके कोई बहुत तर्क नहीं बचे हैं। अब तो चुनाव आयोग का वो भी बयान आ गया कि हाँ, 30 तारीख तक जो हमने लिस्ट दी थी उसके बाद 3 लाख वोट और हमने 3-3.25 लाख वोट और हमने उसमें लिस्ट में आए हैं हमारे यहाँ, ये सही है। तो यानी इस चुनाव को लड़ने के लिए और इस चुनाव को इस हद तक जीतने के लिए, भले ही उनकी हद पहले नीचे रही हो, जैसा अमित शाह के बयान में 160 सीटें थी, वो उससे ज्यादा सफल हो गए, लेकिन उन्होंने बड़ी योजनाबद्ध ढंग से इसको महीनों क्या वर्षों से उन्होंने काम किया इस पर। और पिछले चुनाव में जब नीतीश कुमार 43 पर रह गए थे, उससे जो खटास पैदा हुई थी और जो एक दल जो पासवान साहब का है, जो उस समय बीजेपी ने पिछले चुनाव में लड़ाया था नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, इस बार वो भी शामिल था, जिसको लेके नीतीश जाहिर है
उनके लिए अप्रिय प्रसंग था ये, लेकिन उनको निगलवाया गया और 29 सीटें उसे दी गई। कहा जाता है कि इस 29 में से कई विधायक ऐसे हैं जो एक्चुअली बीजेपी के हैं, लेकिन उन पे टिकट उनका था। क्योंकि इस पार्टी पर पूरा नियंत्रण है बीजेपी, ये जो पासवान जी की पार्टी है। तो अब स्थिति ये है कि नीतीश कुमार को समझा बुझाकर महाराष्ट्र मॉडल या मिलते जुलते किसी मॉडल पर तैयार करने की कोशिश बिल्कुल हो रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो पार्टी नीतीश कुमार की है, उसकी जो संसदीय इकाई है, उसमें ऑलरेडी मंत्री हैं ललन कुमार वगैरह केंद्र में। जो इस समय उस पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय झा, 2016-17 तक उनका अतीत ये था कि वो जेटली साहब के साथ सहयोगी थे उनके, जो बीजेपी के बड़े नेता थे, अब नहीं है दुनिया में। तो इस पार्टी में इस समय बीजेपी के अपने हाथ पैर काफी हद तक हैं। ये सही है कि नीतीश कुमार बहुत ही तेज राजनीतिज्ञ कहे जा सकते हैं, राजनीतिज्ञ कहे जा सकते हैं। 20 साल तक उनका अपना जो मत प्रतिशत है वो 2005-10 में जो भी था, लेकिन उसके बाद वो अकेले इस लायक नहीं था कि अगर वो किसी के साथ न हो, चाहे वो राजद के साथ एक तरफ या बीजेपी के साथ न हो, तो वो अकेले सत्ता में आ सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति हमेशा रखी कि जिसमें मुख्यमंत्री वही बने, या उन्होंने चाहा तो कुछ समय के लिए मांझी साहब बने, और वो लगातार उस स्थिति में बने रहे और वो दावा उनका अभी तक बरकरार है। लेकिन परिस्थितियां अब धीरे धीरे, इसके बावजूद कि वो 85 सीट जीत गए हैं इस चुनाव में, लेकिन वही नहीं जीते हैं। जो भी दल इस ग्रुप में थे वो सब के सब जीते हैं और भाजपा उनसे भी बेहतर जीती। और भाजपा पिछले चुनाव में भी उनसे आगे थी, लेकिन उसने मुख्यमंत्री पद उनको दिया था। इस बार वो उनसे समझा बुझा के ये कोई परिस्थिति चाहती है जिसमें यदि वो पुनः बने तो कुछ छोटे समय के लिए बने और बाद में सत्ता वो धीरे से बीजेपी को ट्रांसफर कर दें, या वो शुरू से ही सत्ता को ट्रांसफर करके अपने लिए बताएं कि उनको क्या भूमिका केंद्रीय मंत्रिमंडल में या किसी ऐसे पद पर जो सम्माननीय हो, उनके उसके लायक, उनके बेटे का कोई समायोजन, उनके किसी दोस्त का कोई समायोजन, या उनके लोगों का समायोजन, किसी तरह की निगोशिएशन पॉइंट पर वो उनको लाना चाहते हैं। इसीलिए ये जो आपने बताया, दोनों ओर से बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी के जो प्रवक्ता स्टूडियोज में जिनसे ये सवाल हो रहे हैं, एक आध जगह मैं भी था और ये सवाल हुए कि, तो वो वही उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं जिस भाषा में ये स्पष्ट नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री, क्या बीजेपी के प्रवक्ता के स्तर पर नीतीश को मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया गया है या नहीं। इसमें दो तरह के बयान है। एक आध प्रवक्ता ने कुछ ऐसा बोला है, लेकिन ज्यादातर ने उसको वही कहा कि विधायक दल, वो तो प्रक्रिया है, विधायक दल चुनेगा। तो एक एक परिस्थिति है जिसमें बार्गेन चल रहा है, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को किसी न किसी लेवल पर, किसी न किसी स्तर का समझौता बीजेपी से इस बार करना पड़ेगा। या तो वो अल्प समय के लिए बनेंगे, और या वो शुरू से ही कोई विकल्प की चीज स्वीकार कर लेंगे। लेकिन पहली चीज मुझे लगता है कि अभी वो विकल्प के लिए तुरंत तैयार नहीं होंगे। वो भी भारी बार्गेनर है और जबरदस्त, मतलब उनका ये रहता है इशू, कुछ चीजों पर उनका रहते हैं वो। जैसे वो इंडिया गठबंधन उन्हीं की उपज है, उन्हीं ने बनाया था। लेकिन जब इंडिया गठबंधन ने दक्षिण में बंगलोर में अपने सम्मेलन में उनका नाम संयोजक के रूप में प्रस्तावित करने के लेवल पर थोड़ी हीला हवाली की, तो आधे घंटे के बाद उनकी पूरी योजना, जो उन्होंने इतनी बड़ी योजना बनाई थी बीजेपी का विकल्प बन के और उसमें लीडर बन के, और शायद प्रधानमंत्री का ही स्वप्न उनका रहा होगा, जो होना भी चाहिए, किसी का भी, कोई भी राजनीति में रख सकता है। लेकिन तुरंत उन्होंने फिर समरसाल्ट किया और वो अब बीजेपी में है और बीजेपी के साथ है, और आज एक दूसरी चीज पर उनके बारे में बात हो रही है। तो वो बड़े आप मचे हुए खिलाड़ी जिसे कहा जाता है, ये तो है ही है। लेकिन स्थितियां ऐसी हैं जिसमें बीजेपी का अपर हैंड है इस समय, और बीजेपी एक ही कमजोरी है उसकी कि उनके सांसदों के बल पर दिल्ली की केंद्रीय सरकार है, उनके सांसदों के भी बल पर। तो हमारे नायडू साहब और उनके सांसद, दो ग्रुपों के सहयोग से इस समय केंद्र की सरकार है। लेकिन ये बहुत बड़ा गैप नहीं है।
और जो केंद्र में उनके सांसद हैं, इनमें से ज्यादातर इस तरह से बीजेपी के संपर्क में है कि वो कभी किसी विद्रोही मुद्रा में जाएंगे, ऐसा आसान नहीं होगा, नीतीश कुमार चाहे भी तो। इतना तो बीजेपी ने अलग तरह का होल्ड पैदा कर रखा है, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी के हैं तो इसको वो एमिकेबली ही सॉल्व करेंगे इस समस्या को। और वो पुश और प्रेशर करके, अब दोनों ओर से पुश और प्रेशर का खेल है, देखते हैं कौन क्या सकम करता है। लेकिन अब जिनको सकम करना है वो नीतीश कुमार है और जिनको हासिल करना है वो बीजेपी। बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने, मैं मोटे तौर पे आपकी बात से सहमत हूं। अब उलझन ये हम लोगों के सामने ये इसका आकलन करने की है कि अगर नीतीश कुमार ने भाजपा द्वारा रखे गए टू ऑप्शंस को, दो विकल्पों को, दोनों को नकार दिया कि भाई आप या तो अभी मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, हमारे बंदे को बन जाने दीजिए, या आप थोड़े दिनों के लिए 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन जाइए, इस तरह का एक समझौता कर लिया जाए, या साल भर के लिए बन जाइए, उसके बाद हम अपना बंदा बना देंगे। और नीतीश कुमार ने कल्पना की, नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, अमित शाह के दोनों एक कमरे में बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, अमित शाह प्रस्ताव रखते हैं, नीतीश कहते हैं नहीं, हम तो हमें मुख्यमंत्री बनाइए और हम 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि ये चुनाव आप ही के कथनानुसार मेरे नेतृत्व में लड़ा गया है, मेरी योजनाओं की वजह से आपको इतने वोट मिले हैं, वगैरह वगैरह सब पूरी। तो उस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को ये तो पता ही है कि उनके जो 12 लोकसभा के सांसद हैं और 4 राज्यसभा के सांसद हैं, उनके ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकते। उनकी भाजपा के खिलाफ बगावत में वो नीतीश कुमार का साथ शायद ही दें। अगर नीतीश कुमार उनके भरोसे बगावत करना चाहते हैं तो वो थोड़े ही समय में अपनी पार्टी को सांसद विहीन पाएंगे। वो सारे के सारे सांसद, 16 सांसद जो है वो अलग दल बना लेंगे और चुनाव आयोग तैयार बैठा हुआ है उनको मान्यता देने का। वो एक अधिवेशन करेंगे, अधिवेशन में अपने आप को अलग दल घोषित कर देंगे और थोड़े दिनों बाद दूसरा अधिवेशन करके अपने आप को अपना भाजपा में विलय कर देंगे और नीतीश कुमार इस मामले में ठन-ठन गोपाल रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अच्छा, और नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं, जो कहते घूम रहे हैं कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, वो ये भी मान रहे हैं कि अब बिहार पूरी तरीके से भाजपा का है। इससे पहले जो भी चुनाव परिणाम आते थे, उसमें उन चुनाव परिणामों की संरचना इस प्रकार की होती थी कि उसमें नीतीश कुमार ही प्रमुख हस्ती बनते थे, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाता था। लेकिन आज की स्थिति में तो बिल्कुल साफ है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, नीतीश कुमार उसको बनाने से नहीं रोक सकते। और नीतीश कुमार ने भाजपा की बात न मानने का निश्चय किया तो क्या होगा? देखिए, ऑप्शन उनके पास बहुत सीमित है। जैसे आपने संसदीय पार्टी के बारे में जो बताया, मेरी उससे कोई असहमति नहीं, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपके मतलब आपने जो उस बारे में कहा उसको जो कहता हूँ स्वीकार कर लेता हूँ। अब आता हूँ कि विधायी पार्टी जो उनकी पटना में है, अगर वो वहां से हटते हैं और लालू यादव की पार्टी या इंडिया गठबंधन से बात करते हैं, इंडिया गठबंधन में कोई आपत्ति तो नहीं होगी। 125 लोग इधर हैं, जिसमें एक एमएलए वो भी शामिल है जो बीएसपी के हैं। मैं उनको भी गिन ले रहा हूं, क्योंकि ऑफिशियली बीएसपी जो है ऐसा स्टैंड नहीं ले सकती। पर्दे के पीछे से भले ही वो बीजेपी के लिए काम करती रही हो, लेकिन पर्दे के सामने वो स्टैंड ये नहीं ले सकती। दूसरे वो जो एमएलए है वो यादव है और वो पहले इन्हीं लोगों के संपर्क के, राजद के ही संपर्क के हैं। तो हालांकि कोई चीज असंभव नहीं है आजकल, लेकिन फिर भी तो ये एक एरिया है। इसमें चूंकि जो विधायक हैं, एक तो लेफ्ट के 3 हैं, एक सीपीएम का और 2 एमएल के, सीपीआई का 0 है, और 5 हैं एआईएमआईएम के, 5 के 5 मुस्लिम हैं। उनके लिए ये संभव नहीं कि बीजेपी के साथ जाएं, वो भी इस ग्रुप में आ सकते हैं। और एक विधायक यादव जी जो है वो बीएसपी के हैं। एक विधायक गुप्ता जी हैं जो एक पार्टी के हैं, लेकिन वो इस समय महागठबंधन के साथ सहयोग में थे। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन 125 विधायकों का है, अगर जदयू इधर आता है तो ये बन तो सकता है, लेकिन ये कितने दिन टिकेगा और अभी भी इस समय ही ये टिकेगा या कई विधायकों से विद्रोह करा लेगी बीजेपी, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि गवर्नर उनका है, चुनाव आयोग आपने ठीक कहा उनका है, केंद्र सरकार उनकी है और बहुत सारी चीजें उन्हीं की हैं। और सवर्ण जातियों में इस बार एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के विरुद्ध थी। वो बीजेपी की सरकार चाहते ही थे, शुरू में थी, और शुरू के सर्वेक्षणों वगैरह में इस तरह से आ रहा था बार बार। लेकिन बाद में ये सब इन लोगों ने मिलजुल के जो ये 10,000 रुपए का जुआ खेला, उससे परिस्थितियां उन्होंने बदल ली। और जो अन्य चीजें प्रबंधन की बीजेपी करती है, चुनाव आयोग के साथ मिलके और बिना मिले भी, उन सब चीजों ने मिलजुल के ये नतीजा हासिल किया है। तो नीतीश कुमार अड़ तो सकते हैं, और बीजेपी उस स्थिति में मान भी सकती है, लेकिन फिर भी बीजेपी बहुत दबाव डालेगी, बहुत ये चीज चलेगी। और ये चीज मतलब बहुत कठिन है इसको हल करना, इस परिस्थिति को, ये साधारण चीज नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है कि हल हो जाएगी। नीतीश कुमार सारी परिस्थितियों से भेज्ञ हैं और वो क्रांतिकारी नहीं है। दूसरे, बीजेपी कमजोर नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत कमजोर लोगों के साथ था। कांग्रेस एक बहुत कमजोर हालत की इस समय विपक्ष की लीडर पार्टी है, और अन्य जो उसमें सत्रप्स हैं, चाहे ममता बनर्जी हो या आम आदमी पार्टी थी उस समय तक, तो और ये सब लोग जो हैं हाई, आप कह सकते हैं कि हाई हेडेड जो कहा जाता है, वैसे लोग हैं, खुद ही अपने आप में अपना अस्तित्व है। डीएमके भले ही सबके साथ थी, लेकिन वो भी एक अस्तित्व वाली पार्टी है। तो सिवाय लेफ्ट के उस आइडिया में कांग्रेस के साथ कोई उस तरह का स्थायी आदमी नहीं था, सब हिलने डुलने वाले लोग थे। लेकिन ये स्थिति बीजेपी के साथ नहीं। ये जितने गैर जदयू के लोग जीते हैं, ये सब के सब बिल्कुल स्ट्रांग उसमें बीजेपी के होल्ड में है। तो नीतीश कुमार के लिए जो बार्गेनिंग की ताकत है वो उतनी नहीं है इस स्थिति में, इसके बावजूद कि वो 85 एमएलए जीते हैं, जो उनका चुनाव के लिहाज से लगभग दुगना है। वो 43 था, दुगना ही है एक्चुअली। लेकिन इसके बावजूद वो उनका विकेट हल्का पड़ रहा है। अब देखते हैं कि वो बार्गेन में किस लेवल पर मीट निकालते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो सफल ही हो जाए। बहुत बार वो सफल रहे हैं, जैसे पिछली बार ही जब वो 43 वाली पोजीशन में थे, वो सबसे कमजोर परिस्थिति थी, लेकिन तब बीजेपी को ये भरोसा नहीं था कि ये जुआ उस समय उसको राजनीतिक रूप से कहाँ ले जाएगा। और क्योंकि उसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव भी थे, तो बीजेपी रिस्क नहीं ले सकती थी। लेकिन अब की परिस्थिति भिन्न है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जो 43 वाली स्थिति थी, उसमें तो नीतीश कुमार ने बीच में पलटी मार के दिखाया भी था कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। अच्छा, अब ये जो स्थिति है पूरी की पूरी बिहार में स्थिति, ये स्थिति अगर इसको सामाजिक दृष्टि से देखें, एक बार के लिए हम लोग मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको थोड़ा-सा स्थगित कर दें उस चर्चा को। सामाजिक दृष्टि से देखें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मौका है, जिसके तहत भाजपा अपने आप को ऊंची जातियों की पार्टी के दायरे से निकालकर पिछड़े वर्ग में अपना विस्तार कर सकती है। बिहार एकमात्र ऐसी जगह है भाजपा के कैचमेंट एरिया में, भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में, जहां भारतीय जनता पार्टी आज भी ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और भूमिहार की पार्टी बनी हुई है। कोशिश की थी उसने कुछ अति पिछड़ों में अपनी पैठ बनाने की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाई है आज तक। इसीलिए उसे नीतीश कुमार की और दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल गया, तो वो एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकती है, जिसकी और एक अति पिछड़े वर्ग को उप मुख्यमंत्री बना सकती है, एक ऊंची जाति के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बना सकती है, और इस तरीके से अपनी प्लेट सजा सकती है वो। और इस प्रक्रिया में पिछड़ी जाति और अति पिछड़े वर्ग के नेतृत्व की आड़ में बिहार में ऊंची जातियों की ये जो चौकड़ी है, अब बिहारी समाज के ऊपर और बिहारी राज्य के ऊपर अपनी हुकूमत लगातार जारी रख सकती है। और इस पूरी प्रक्रिया में भाजपा वहां प्रवेश पा जाएगी जहां आज तक नीतीश कुमार की मौजूदगी के कारण वो प्रवेश नहीं पा सकी है। इस प्रकार की संभावना मुझे दिख रही है। हो सकता है भाजपा, अब इस कुर्मी बिरादरी है, तो कुर्मी बिरादरी आप ज्यादा जानते होंगे इस बारे में, मैं थोड़ा दूर हूं इस पूरी बात से,
कि यादवों के बाद बिहार का इसे सर्वाधिक शक्तिशाली पिछड़ा वर्ग कहा जा सकता है, पिछड़ा समुदाय कहा जा सकता है कुर्मी बिरादरी को। तो एक कुर्मी हटेगा मुख्यमंत्री पद से, तो उसकी जगह भाजपा दूसरे कुर्मी को बैठा सकती है। फर्ज कीजिए कि उन्होंने सम्राट चौधरी को बैठा दिया, कोई जरूरी नहीं उनको बैठाया जाए, तो उससे कुर्मी बिरादरी भी कंट्रोल में रहती है, नियंत्रण में रहेगी। और लवकुश वोट कुछ उस कुर्मी बिरादरी के मुख्यमंत्री और उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नेताओं के जरिए लवकुश वोट भी अड़दम में रहेगा। और साथ में धीरे धीरे करके अति पिछड़े समाज की 36% है, इसको पचपनिया भी कहा जाता है, अति पिछड़े समाज के भीतर भाजपा अपनी पैठ शुरू कर देगी। और फिर वो एक व्यापक हिंदू राजनीतिक एकता, इसमें केवल यादव नहीं होंगे और जिसमें केवल आप कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जिन्हें जाटव कहते हैं, और यहाँ पे मैं नाम भूल रहा हूँ उनका बिहार में, वो वाले दलित नहीं होंगे। बाकी पूरे हिंदू समाज को भाजपा अपनी ओर खींच पाएगी। अगर उसको नीतीश कुमार जी को हटाने का मौका मिला, देखिए वो उत्तर प्रदेश में और बिहार में उसको बहुत सारी चीजें करनी है। ये दोनों राज्य मिलके 120 लोकसभा सीटें देते हैं, जो लगभग जो है मतलब 1/4 या 1/5, आप जो भी इसको कहना चाहें, इतना हो जाता है। 1/4.5 गुना ये हो जाता है, बहुत बड़ा चंक है। यहाँ वो बहुत आधार अपना बनाना चाहती है। यहाँ उसके लिए जो उसकी राजनीति है, जिसमें वो धर्म का, हिंदू धर्म का की जो माइथोलॉजिकल ताकत है, उसका जबरदस्त इस्तेमाल करने के प्रतीक इन दोनों राज्यों में। उत्तर प्रदेश में राम जी का मंदिर बन रहा है, वहां वो सीता जी के मंदिर की बात उन्होंने छेड़ दी है। इन दोनों राज्यों में ये जो हमारी नॉर्थ इंडियन माइथोलॉजी है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, उसके लिए बहुत यहाँ पे आप कह सकते हैं बेस स्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है। बीजेपी को उसमें थोड़ा सा सुपर स्ट्रक्चर पोत पात के खड़ा करना है, और इससे वो अपना एक अम्ब्रेला जो जिसके लिए वो बहुत दिनों से काम करते हुए बहुत उन्होंने आधार तैयार कर लिया है, उसमें वो इनको समावेश करना चाहते हैं। लेकिन ये जानते हैं कि इन्हीं इलाकों में जो ये सामाजिक न्याय का सवाल है, जो सवर्ण जातियों के विरुद्ध पिछड़ी जातियों के नेतृत्व में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का एक गोलबंदी है, जिसने राजनीतिक चुनौती दी थी और देती रहती है, और उसके सारे बीज मौजूद हैं, इसको भी एड्रेस करना है। तो आपने जो चीज़ें बताई उसमें एक जाति और है जो ज़्यादा प्रमुख है, वो कुशवाहों की है। कुशवाहा मुझे लगता है कि कुर्मियों से ज़्यादा है बिहार में। तो क्योंकि कुर्मी और कोयरी वो 2-3 ग्रुप्स हैं जिनको मिला के लव कुश जो आपने बताया, वो मिल के नीतीश कुमार बनते हैं। लेकिन कुशवाहा अपने आप में एक बड़ा समूह है, उनको मिलाने की कोशिश लालू जी वगैरह ने भी इस बार की थी, उनके ज्यादा लोगों को टिकट देके। लेकिन बात कितनी बनी पता नहीं, अब इसके अध्ययन होंगे, डिटेल्स आएंगे तो पता लगेगा। तो ये कई हैं ग्रुप्स इस पे, और इन पे सब पे बीजेपी ने ढंग से अपना स्टडी है उनके पास। और वो तो ये होता है कि उनको सवर्ण जातियों को भी एड्रेस करना है, और सवर्ण जातियां भी दावेदार हो रही हैं कि हमारी वजह से बीजेपी आज इस पोजीशन में है कि वो बिहार में मुख्य सत्ता का दावा करे। वो भी सवाल हैं, लेकिन वो उसको एड्रेस कर लेती है। तो आप जो अनुमान लगा रहे हैं, लगभग वैसा ही अनुमान मैं भी लगाता अगर मैं आपकी जगह इस प्रश्न को कर रहा होता। जरूर इन दोनों राज्यों के बारे में उसके पास स्कीम ऑफ थिंग्स है। मध्य प्रदेश में उसने एक यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया है। इस बार वो एनडीए में 14 यादव जीत के आए हैं, और महागठबंधन में 52 खड़े थे लेकिन 11 ही जीत पाए, और एक जो बीएसपी का जीता है, तो 12 आप कह सकते हैं विपक्ष में है, लेकिन 14 उनके पास है। तो मतलब वो बहुत सारी चीजें को उन्होंने, इन सब चीजों पर उनका काम सबसे ज्यादा मतलब सोच विचार से किया गया काम है किसी भी दूसरे की तुलना में। और इसका प्रतिकार करने का काम अभी विपक्ष के लोग, कांग्रेस में तो कुछ है ही नहीं, खैर
डिब्बा गोल है, लेकिन जो उसकी मुख्य चैलेंज देने वाली पार्टियां हैं, अखिलेश की पार्टी हो या लालू जी की पार्टी, ये लोग उस तुलना में चाह के भी नहीं कर पाए हैं। और इन पर जो ये आरोप यादव डोमिनेंस का लगता है, कम से कम बिहार में तो वो आरोप बहुत खराब ढंग से हमने देखा कि उसका दबाव है। और उसकी एक वजह ये भी है कि सामने नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ऑलरेडी पिछड़ों की एक बड़ी गोलबंदी का जो नॉन यादव है, उसमें उनका उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है। और 20 साल में उन्होंने कम से कम शासन को थोड़ा एक मतलब कानून का राज चलाने की कोशिश की, जो लालू जी और उनके परिवार के ज़माने में निश्चित तौर पर उसमें कुछ भ्रांतियाँ थी। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो एक बड़ी लड़ाई से, सामंतवाद से लड़ते हुए आए थे, और जिस समूह के साथ वो आए थे, उसको लगा कि उसने तो अब दुनिया बदल दी है और अब ये दुनिया ऐसी ही रहेगी जैसी वो चाहेगा। और उसमें सब फिर जो कुछ हुआ या कुछ कहा गया, दोनों चीज़ें हैं उसमें। कुछ हुआ और कुछ उसके का बखान बहुत इस तरह से हुआ कि सब मिलके एक उनके विरुद्ध खड़ा हो गया। तो लेकिन नीतीश कुमार के दौर में वो गलती नहीं हुई। उसकी एक वजह ये भी थी कि नीतीश कुमार जिस कॉम्बिनेशन से आए थे, उसमें सवर्ण जातियों का भी बहुत बड़ा रोल था उनको उस स्थिति में लाने में, जो लालू यादव के विकल्प के रूप में किसी न किसी को सपोर्ट करना चाहती थी। तो वो सब मिलजुल के एक परिस्थिति वहाँ बनी है। मुझे बिल्कुल ये भरोसा है कि बीजेपी के जो भी सोचने समझने वाले हैं, उन्होंने इन चीज़ों को हमसे आपसे भी कहीं ज़्यादा बहुत गहराई में, बहुत बेहतरीन डाटा बैंक के साथ अध्ययन करके उन्होंने अपनी ये इसमें वो कर रखी होगी। और वो ज़रूर इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। और मुझे तो लगता है कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भी 27 से पहले वो कुछ परिवर्तन करके इन चीज़ों को एड्रेस करते हुए हमें आपको मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार के हिंदू समाज के ऊपर एक व्यापक हिंदू राजनीतिक एकता निकालना चाहती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाए। जी, मतलब जो हर पार्टी चाहती है कि हम सत्ता पे कब्ज़ा करें, वो तो एक आग्रह होता ही है। जी, लेकिन भाजपा जब ये चाहती है, तो उसके पीछे कुछ सामाजिक उद्देश्य होते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशिक्षण है, जिसके लॉन्ग ज़रिए हाँ, हाँ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक लगातार इस पे निगाह रखता है कि आप उन सामाजिक उद्देश्यों को ना त्यागें। नरेंद्र मोदी की जो मोहन भागवत की और दूसरे लोगों की जो आलोचना थी, जब उन्होंने बहुमत खो दिया 2024 में, तो आलोचना यही थी कि आपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को केवल सरकारी योजनाओं के लिए ढपली बजाने वाला बना दिया। भाजपा के कार्यकर्ता की जो विचारधारात्मक क्षमता थी, वो आपने गड़बड़ कर दी। मतलब इसीलिए वो भाजपा का नियंत्रण मोदी जी से छीनना चाहते हैं, इसीलिए अध्यक्ष नहीं चुना, अध्यक्ष नहीं आज आज तक बन पाया है उनका। बहरहाल, लेकिन उनकी निगाह इस बात पे है कि भाजपा अपने इस वैचारिक कार्यभार को न त्यागे, और बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो उसके पीछे ये वैचारिक कार्यभार भी है। ये जी, केवल सत्ता पे वैसा कब्ज़ा करने वाली बात नहीं है, सब लोग सत्ता पे कब्ज़ा कर लेते हैं, फिर मौज-मज़ा करते हैं। मौज-मज़ा तो होगा ही, लेकिन साथ में विचारधारा को भी लागू किया जाएगा। अब जी, ऐसी परिस्थिति में आखिरी प्रश्न है मेरा कि बिहार में विपक्ष, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, और कुछ भी कहिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो पिछली बार वोट प्रतिशत था, तकरीबन वैसा ही दशमलव कुछ वो छोड़ के अभी भी उनका वोट प्रतिशत है। पिछली बार एनडीए में फूट पड़ी हुई थी, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था, कन्वर्जन रेट अच्छा था। इस बार एनडीए एकताबद्ध था, तो उस वोट प्रतिशत में वो कुछ कर नहीं पाए। पिछली बार भी वो अपना यादव मुसलमान दायरे से नहीं निकल पाए थे। इस बार उन्होंने कुछ कोशिश भी की। इसमें शायद राहुल गांधी की भी भूमिका थी, लेकिन इस बार भी वो उस दायरे से नहीं निकल पाए। तो ये भी एक अजीब-सी बात है कि वो उस दायरे से निकलने की उन्होंने कोशिश की, फिर भी नहीं। पिछली बार तो उनके पास एजेंडा ही नहीं था ये, नहीं निकल पाए। तो अब उनके लिए क्या रास्ता है? देखिए उनके लिए जो रास्ता है वो तो वो तलाशें। हुँ, हम तो जो वो कर रहे हैं उसकी मतलब उसकी मीमांसा करने की कोशिश करेंगे। हुँ, देखिए जो वो लैग कर रहे हैं हम उस पे बात करेंगे। हुँ, ये पार्टियां चाहे उत्तर प्रदेश की हो और चाहे ये लालू जी की पार्टी, हुँ, ये न तो संगठन में डेमोक्रेटिक है हुँ, और न ये कोई विचारधारात्मक अभियान चलाती है। हुँ, जबकि आरएसएस अपने विचारधारात्मक काम पर 100 साल से लगा हुआ है और अनवरत जारी है। और बीजेपी की सत्ता आने के बावजूद इस काम को उन्होंने और बहुत लेवल पे बढ़ाया है। हुँ,
नए जो तकनीकी साधन पैदा हो गए हैं, जैसे एक साधन का हम ही आप प्रयोग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल में वो बहुत आधुनिक हैं, सबसे आगे होते हैं। और हम पाते हैं कि उनके जो संगठन है, चाहे उनकी राजनीतिक पार्टी भाजपा ही हो, वो सबसे पहले इन सब चीज़ों का सबसे बेहतर इस्तेमाल करती हुई हमें हर जगह मिलती हैं। अब तो उन्होंने अपने को बहुत समर्थ कर लिया है। लगभग 300-400 शहरों में तो आरएसएस के दफ्तर बन चुके हैं। राष्ट्रीय दफ्तर उनका बहुत बड़ा दिल्ली में बन ही चुका है। बीजेपी के करीब 800 दफ्तर हैं, जो इसी 11 साल में बने हैं। दिल्ली का भी दफ्तर उनका भी बहुत बड़ा है। यानी उन्होंने करीब 25,000 से 30,000 करोड़ की परिसंपत्तियां खड़ी कर ली हैं सांगठनिक तौर पर, जो कांग्रेस इतने जमाने तक सत्ता में रहने और राष्ट्रीय आंदोलन में रहने और तमाम दान दाताओं वगैरह के रहने के बावजूद इसका दशमांश भी कहीं नहीं कर पाई। तो वो चूंकि वो एक अलग वैचारिक पार्टी भी है, ये काम करते हुए न लालू की पार्टी में हम ये इस तरह की कोई क्षमता देखते हैं और न अखिलेश की पार्टी में, और न इस तरह की कोई उन्होंने अब तो देखिए कितनी बुरी स्थिति है कि आज जब हम आप बात कर रहे हैं, अभी चुनाव का नतीजा है, कुछ घंटे ही हुए हैं, उनकी एक बेटी जिसने उनको गुर्दा वगैरह दिया है, उसने विद्रोह करके घर छोड़ दिया। तो सबसे बड़ी खबर वो हो गई है। उनका एक बेटा पहले विद्रोही होके अलग पार्टी बना के लड़ रहा था और तमाम तरह के नेगेटिव्स में उसका पता लगता है। परिवार के अन्य सदस्यों का भी यही हाल है। उसके पहले उनके पिछले दौर में उनके सालों की वजह से उनकी काफ़ी ख्याति हुई थी, जो भी आप जाने। तो उनकी समस्याएं बिल्कुल अजीबोगरीब हैं और मतलब बहुत ही साधारण मामलों में असाधारण समस्याएं हैं। और तो वो इन सवालों को एड्रेस कर पाएंगे, मुझे भरोसा नहीं होता। और वो इस ऑनस्लॉट का सामना कर पाएंगे जो आरएसएस ने प्रस्तुत किया है, मुझे कुछ दिखता नहीं है। और मैं नहीं सोचता कि मेरी सलाह का कोई मतलब है या हम लोगों की किसी की भी सलाह का। हम तो जो कर रहे हैं उससे हमें जो नजर आ रहा है वही विश्लेषित करना चाहेंगे। अच्छा, अब इसमें एक छोटी-सी बात और रह गई, हालाँकि ये अंतिम सवाल था, लेकिन अभी सवाल दिमाग में आ गया जी, कि राहुल गांधी की आखिर तक कोशिश रही कि वो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री पद के लिए नाम घोषित ना करें। जी, अच्छा, तेजस्वी यादव की तरफ से और मुकेश सैनी की तरफ से लगातार दबाव डाला जाता रहा कि आप कीजिए इसका नाम घोषित कीजिए। कीजिए। राहुल गांधी शायद ये मानते थे या उनके रणनीतिकार मानते थे कि इनका नाम घोषित करते ही अ, ये भारतीय जनता पार्टी के का जो प्रचार है जंगल राज के खिलाफ, जिसकी सामाजिक अनुवाद होता है कि यादव मुसलमान राज राज मतलब जो है जी, उसके खिलाफ ये शुरू हो जाएगा प्रचार। अच्छा, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल था कि सबसे बड़ी पार्टी के व्यक्ति का आप जो उसका मुख्यमंत्री बनना ही है, उसका केवल नाम घोषित ना करें। तो वो एक तरह की ऐसी दुविधा थी, जिसमें राहुल गांधी का परास्त होना बहुत स्वाभाविक ही था। लेकिन क्या अगर इनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित न किया जाता और उसी सूरत में चुनाव लड़ा जाता, तो अ, क्या कुछ फ़र्क पड़ सकता था? नतीजा लगभग यही होता, शायद 1-8% वोट इनका और कम हो जाता, हुँ, क्योंकि इनके समाज में, जो यादव समाज में, एक जोश पैदा होता है इस बात हुँ, से हुँ। कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वो जोश नहीं होता। जोश में कुछ कमी आ जाती, लेकिन वो समाज वोट देता ही देता। हुँ, और वो चूंकि समाज में ऑलरेडी आइसोलेटेड है, हुँ, बाकी सारा जो समाज है वो उसको निशाने पे लेता है कि तुम तो लालू की पार्टी में हो, तुम तो राजद के आदमी हो। वहाँ बहुत साफ साफ है ये मामला। तो वो उसके लिए ऑप्शंस नहीं थे, वो तो रहता इसी में। हुँ। लेकिन 1-8% वोट कम हो जाता, मुझे लगता तो आपकी बातचीत से और ये चर्चा हुई आपसे, उससे हम लोग इस नतीजे पे पहुँच सकते हैं मोटे तौर पर कि इस वक़्त बिहार में सारे पत्ते भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। है। जी, चाहे वो एनडीए के भीतर हो या एनडीए के बाहर हो। जी, वो उन सारे पत्तों का इस्तेमाल करके राजनीति की पूरी सामाजिक और राजनीतिक और सत्तामूलक बिसात भारतीय जनता पार्टी अब बिछाने की तरफ है और धीरे-धीरे करके उस बिसात बिसात के क्या-क्या उसमें रंग भरे हुए हैं, कैसी उसकी शक्ल सूरत है, जी, जिसको अंग्रेजी में कॉन्टूर्स कहते हैं, मतलब वो सब सामने आना शुरू होंगे और उसका असर निश्चित रूप से देश की राजनीति पर भी होगा। जैसे-जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, हम लोग उसके बारे में इसी तरह की ए, सामाजिक प्रधान राजनीतिक चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को मैं कहता हूँ कि ये है तो मुख्य तौर पर राजनीतिक चर्चा, लेकिन इसके सामाजिक पहलू जो हैं, वो जी। इस चर्चा के ऊपर हावी थे।
बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। अरे नहीं, सुंदर चर्चा हुई। नमस्कार। अच्छा लगा आपसे बात करने पे, हमेशा अच्छा लगता है, फिर अच्छा लगा। धन्यवाद।